नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलिटी सीरीज के अंदर प्रेसिडेंट का टॉपिक कवर करेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है एंड देन उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट्स की क्या पावर होती है और उससे रिलेटेड और जुड़े हुए टॉपिक्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को तीन भागों में बांटता है। पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना है, एग्जीक्यूटिव उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और जो जुडिशरी है उसका काम है जज करना। अगर कोई किसी कानून की पालना नहीं करता है तो उसके लिए जुडिशरी है। ये स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट दोनों लेवल पे है, यूनियन और स्टेट। इसीलिए हमारा स्टेट है जो कि फेडरल इन नेचर है, कि दोनों जगह गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। जो यूनियन गवर्नमेंट है इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं उनसे मिलके बनता है। वहीं जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मेंबर हैं। इसका क्या मतलब हुआ, प्रेसिडेंट दोनों जगह है, एग्जीक्यूटिव का हेड है और साथ ही साथ लेजिस्लेचर का पार्ट भी है। अगर कोई भी लॉ बनने के लिए वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए और प्रेसिडेंट की असेंट उसके लिए जरूरी है, तभी जाके वो एक बिल, एक एक्ट बन सकता है, एक लॉ बन सकता है। जो जुडिशरी है यूनियन में वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि सारे मैटर्स को देखता है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जब हम सुप्रीम कोर्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल में देखेंगे। इंडियन प्रेसिडेंट एक्चुअली पूरा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्ट 5 के अंदर डेल्ट है। अब इस पार्ट 5 के जो आर्टिकल्स 52 से लेके 62 तक हैं ये मेनली प्रेसिडेंट से रिलेटेड डील करते हैं और उसके बाद में बाकी के आर्टिकल्स जो पार्ट 5 के हैं वो डिफरेंट अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स से डील करते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए जो कि हेड ऑफ स्टेट है, जो कि फर्स्ट सिटीजन है, जो कि प्रथम नागरिक है हमारे देश के। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है जो पूरा एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसको हेड करते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का किस कंट्री से इंस्पायर्ड है या किस कंट्री से बोरो किया गया है। तो इंडियन प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर आपको ये क्वेश्चन देखे तो ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटेन के अंदर जो क्राउन है वो प्रेसिडेंट से रिजेंबल करता है। अब प्रेसिडेंट से कैसे रिजेंबल करता है कि प्रेसिडेंट और यूनियन ब्रिटिश क्राउन की पावर्स एकदम सिमिलर ही है, क्योंकि दोनों ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करते हैं, दोनों ही टाइट्यूलर हेड है। टाइट्यूलर हेड का मतलब क्या होता है, टाइट्यूलर हेड का मतलब यह है कि वो रियल पावर होल्ड नहीं करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही काम करते हैं। एक डिफरेंस है कि इंडियन प्रेसिडेंट है जो कि इलेक्ट होता है और ब्रिटिश क्राउन है जो कि हेरिडिटरी है। जैसे कि अभी एलिजाबेथ के बाद में प्रिंस चार्ल्स इंग्लैंड के किंग बने हैं, वहां कोई इलेक्शन नहीं होता। इंडियन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होकर एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसका मतलब यह है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है वो वोट नहीं करते हैं, बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं दे वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, ये इलेक्टोरल कॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी ने अब तक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन बाकी स्टेट्स की जो एग्जाम्स है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कराता है उसमें क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो रखा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस वजह से। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो है लोकसभा और राज्यसभा के वो उसमें वोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वोट कर सकती है। इसका मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स वोट नहीं कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी इसके अंदर वोट कर सकते हैं। अभी
हमने ये देख लिया कि नॉन इलेक्टेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट नहीं कर सकते। अभी जब से 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को एक यूटी बनाया है, ये डाउट एस्पिरेंट्स के मन में रहता है कि क्या जो जम्मू एंड कश्मीर के एमएलएज होंगे वो वोट कर सकते हैं या नहीं। एज ऑफ नाउ वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 54 के अंदर कोई अमेंडमेंट अभी तक नहीं किया गया है। अगर कोई इलेक्शन प्रेसिडेंट का अगर डिक्लेयर्ड है, उस समय किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब क्या है कि वो उस समय डिसॉल्व हो चुकी है और नया इलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो उस सिनेरियो के अंदर वो स्टेट वोट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जो डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली वोट कर लेगी, उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। अगर एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इसको 3 टर्म्स से कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है और ये सीक्रेट बैलेट से ही वोट कास्ट होता है। सीक्रेट बैलेट क्लियर है कि बंद बक्सा जिसके अंदर वोट डाला जाएगा, कि मतलब सीक्रेट रहेगा, ओपन नहीं है। ठीक है, तो किसने किसको वोट डाला ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ये सीक्रेट तरीके से वोट है। उसके बाद में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस प्रोपोर्शन के अंदर वो वोट करे। अब ये कैसे डिटरमाइन होता है? ये डिटरमाइन होता है कि एक नियम है कि जितने भी टोटल वोट फॉर एमएलएस होगा, अब एमएलएस कौन से हैं? 28 स्टेट्स प्लस 2 यूटीज। जो ये 30 लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल एमएलए का वोट है वो होगा एमपीज के बराबर। एमपीज कौन है? एमपीज आपके 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो आपके ये 2 एमपीज हैं, इनके वोट्स जो होंगे टोटल वो बराबर होंगे 30 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलए के बराबर। अभी कैलकुलेशन कैसे होती है ये आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। ऐसे कैलकुलेशन कोई नहीं पूछता, पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो वोट्स ऑफ एमएलएस हैं वो वोट्स ऑफ एमपीज के बराबर होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि राजस्थान की पॉपुलेशन 5 करोड़ है, और राजस्थान के अंदर एमएलएस कितने हैं? 200 और मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये फॉर्मूला है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस एंड डिवाइडेड बाय 1000। तो अब इसके अंदर ये 30 से 30 कट, 30 कट, और 500 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक एमएलए की वैल्यू आ गई है 250। उसी तरीके से अगर मैं यूपी की कैलकुलेट करूं, यूपी का अगर पॉपुलेशन ज्यादा है और से नंबर आता है 450, तो यूपी का वोट राजस्थान से ज्यादा है। उसी तरीके से गोवा का वोट शायद तक 40 ही हो एक एमएलए का वोट, तो वो वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट। तो इस तरीके से हर स्टेट की वोट वैल्यू काउंट होती है और वो हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले एक बार काउंट की जाती है, और उसी के बाद में ये निश्चय किया जाता है कि एमएलएस के टोटल वोट्स कितने हैं, उसी के प्रोपोर्शन में एमपीज के वोट भी रखे जाते हैं। अब एमपीज के वोट टोटल, मान लीजिए कि अगर ये निष्कर्ष निकला है कि टोटल एमपीज के वोट हैं 1 लाख, और मान लीजिए कि एमपीज टोटल 500 ही हैं। वैसे तो ज़्यादा है, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाएंगे तो करीब 700 से ऊपर है, पर हम कैलकुलेशन की ईज के लिए इसको आसान कर देते हैं। तो अगर हम लाख वोट 500 एमपीज हैं तो एक एमपी का वोट हो गया 200। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन की जाती है। अब जो आपका पॉपुलेशन है, जो कि पहला डिटर्मिनेंट है, क्योंकि जब तक एमएलए की वोट काउंट नहीं होगी तब तक एमपीज की वोट काउंट नहीं होगी। ये पॉपुलेशन 1971 के सेंसस से ही काउंट की जाती है। 2026 तक सभी इलेक्शन में 1971 का ही सेंसस काउंट किया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फ्रीज किया हुआ है। इसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बार एक्सटेंड हो चुका है ऑलरेडी। हर बार 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि अननेसेसरीली इलेक्शन पर्पसेस की वजह से कोई पॉपुलेशन इंक्रीज के एजेंडा को प्रमोट नहीं करे। अब
दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब है कि हर जो वोटर है, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो, वो जब कैंडिडेट्स को वोट करेगा वो अपनी प्रेफरेंस देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी नंबर 1 प्रेफरेंस पे मिस्टर एक्स है, मेरी नंबर 2 प्रेफरेंस पे मिस्टर वाई है, नंबर 3 पे मिस्टर बी है। ऐसी प्रेफरेंस देना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इलेक्ट तो एक ही आदमी को करना है, ऐसा तो नहीं है कि मल्टीपल लोगों को इलेक्ट करना है। तो फिर प्रेफरेंस की क्या जरूरत है? प्रेफरेंस इसलिए जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इलेक्टोरल कोटा 50% प्लस 1 मीट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए 100 वोट है, 100 का 50% होता है 50, और 50 प्लस 1, 51 वोट जिस कैंडिडेट को मिलेंगे वही जीतेगा। लेकिन जब 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि 50 वोट्स मिले। हो सकता है वैसे, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 50% वोट ना मिले अगर दो कैंडिडेट से काफी ज्यादा कैंडिडेट है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड और ए, 4 लोग हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं। एक्स को 40 वोट मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर, ठीक है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। वाई को यहीं 32 वोट्स मिले हैं, जेड को यहाँ पे 20 वोट्स मिले हैं। तो आप देखेंगे 50, 92 और ए को 8 वोट्स मिले हैं। तो अब क्या किया जाएगा, जब सेकंड प्रेफरेंस काउंट होगी तो उस समय ए को कॉन्टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और जो वो ए के 8 वोट थे उसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। तो उसमें से मान लीजिए 4 वोट इन्हें मिल गए, 3 वोट इन्हें मिल गए, 1 वोट इन्हें मिल गया। तो फिर जेड है उनको भी कॉन्टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और फिर जेड की सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। मान लीजिए कि अगर जेड के वोट्स में से करीब 20 के 20 वोट इन्हें मिल गए और एक्स को कुछ नहीं मिला, तो एक्स के टोटल वोट है 44 और वाई के वोट्स हो गए हैं 55। तो इलेक्शन में वाई जीतेंगे इवन दो उनको फर्स्ट काउंटिंग के अंदर वोट्स कम मिले थे। तो इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय मेकिंग प्रेफरेंसेस। ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं है कि कोई कैंडिडेट दूसरी बार में जीत गया हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। बहुत एक बार ऐसा भी हुआ है जबकि सिर्फ एक ही कैंडिडेट थे इलेक्शन के अंदर, वो था निर्विरोध चुनाव जो एक ही बार हुआ है। वो जब नीलम संजीवा रेड्डी जी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो उस समय वो अकेले कैंडिडेट थे और सभी पार्टीज ने इनका समर्थन किया और ये अनकंटेस्टेड इलेक्ट हुए। अगर किसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर्वोच्च न्यायालय उसके अंदर डिसाइड करता है कि इलेक्शन सही ढंग से हुआ था या नहीं हुआ था, जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बने हैं वो प्रेसिडेंट बन के कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए किसी को ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर देता है कि इलेक्शन गलत तरीके से हुए थे, फेयर नहीं थे और जो इलेक्शन है उसको वाइड डिक्लेयर कर दिया, तो लेकिन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अगर कोई भी एक्शन लिया है तो उसके एक्ट्स इनवैलिडेट नहीं होंगे, सारे एक्ट्स वैलिड रहेंगे। एक बहुत एंटी आर्ग्यूमेंट्स रहता है कॉन्स्टिट्यूशन के कि ये बड़ा अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पीपल आर नॉट वोटिंग, तो रियल विश ऑफ पीपल कन्वे नहीं हो रही। ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर हर चीज का इलेक्शन करेंगे, हम जनरल इलेक्शन करते हैं, हम स्टेट लेवल इलेक्शन करते हैं, उसके बाद में प्रेसिडेंट का भी अगर जनरल पब्लिक से इलेक्शन करवाएंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। और वैसे भी ये टाइटुलर पोजीशन है, ये पॉपुलर पोजीशन नहीं है। जैसे कि पॉपुलर लीडर जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं अभी, उनका इलेक्शन पब्लिक से करवाना बनता है क्योंकि वो गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। वहीं जो हेड ऑफ स्टेट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका इलेक्शन अगर हम इस प्रोसेस से कराएंगे तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने ये प्रोसेस चुना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। एक ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, एक असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, this is the correct answer. Parliamentary system in India has been combined with republicanism. अब क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम? क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम? वहाँ है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलाते हैं जो कि पार्लियामेंट से आते हैं। तो क्या ऐसा इंडिया के अंदर है?
जी हाँ, इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की कंट्री है। रिपब्लिक क्या है? इंडिया रिपब्लिक है या नहीं है? रिपब्लिक का मतलब यह है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होना चाहिए। अगर वो इलेक्टेड है तो आप रिपब्लिक भी है। क्या इंडिया के अंदर हेड ऑफ स्टेट जो कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड है? तो वो इलेक्टेड है, इसलिए ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिपब्लिकनिज्म और पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों को ही लेता है। अगर आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, अगर आपने प्रियम्बल देख रखा हो, प्रियम्बल में वर्ड रिपब्लिक आता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही थे। और जो असर्शन है उसका रीजन भी सही है कि इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट्स का, इसी वजह से ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ रिपब्लिकनिज्म कंबाइंड है। अब कोई भी आदमी को प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? वो भारत के नागरिक होने चाहिए, गैर नागरिक को हम प्रेसिडेंट नहीं बना सकते हैं। उनकी आयु 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि आप किसी भी कैश और काइंड की सर्विस गवर्नमेंट में रहते हुए किसी सर्विस की वजह से नहीं ले रहे हैं। वो यूनियन, स्टेट या लोकल कहीं पे भी हो सकती है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है, अगर जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट है वो फिर से री इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो ये ऑफिस के प्रॉफिट के दायरे में नहीं आते। सिमिलरली अगर कोई उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, तो उनको भी अपना पद त्यागने की आवश्यकता नहीं है। सेम गवर्नर के लिए होता है, गवर्नर के लिए भी किसी को भी अपना पद त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको पता है कि हमारे पिछले जो राष्ट्रपति थे वो बिहार के गवर्नर थे। बिहार के गवर्नर होते हुए बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद में उन्होंने रिजाइन किया। उसी तरीके से कोई मिनिस्टर है तो मिनिस्टर रहते हुए भी वो पद से चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे कि प्रणब मुखर्जी ने ऐसे चुनाव लड़ा था, वो मिनिस्टर थे। अब इसमें मिनिस्टर के अंदर पीएम, सीएम, सेंट्रल मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स सभी इंक्लूडेड हैं। जो ऐसे कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी दे रखी है। एक कंडीशन ये है कि 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए हर इलेक्शन कैंडिडेट के पास इलेक्टोरल कोटा में से। तो एमएलएज और एमपीज में से इनको 50-50 लोग चाहिए जो उनको प्रपोज कर रहे हैं या सेकंड कर रहे हैं, तभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग पहले चुनाव लड़ने लग गए थे और प्रेसिडेंट का चुनाव जो है कि उसकी मिमिक्री ना हो, इसलिए ये चुनाव के अंदर एक एडिशनल कंडीशन डाल दी गई थी। इसके अंदर 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो कि आरबीआई के पास डिपॉजिट रहता है प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि किसके पास डिपॉजिट रहता है? आरबीआई के पास। जो प्रेसिडेंट का टर्म है वो 5 साल का है। जो प्रेसिडेंट है वो कितनी ही बार री इलेक्ट हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनके पास। अब ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अगर हम देखें कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 टाइम्स का रेस्ट्रिक्शन लगाता है। इंडिया में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट है जो कि 2 बार इलेक्ट हुए हैं, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार इलेक्ट हुए हैं। उनके बाद में ये कन्वेंशन सा हो चुका है कि अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई भी वापस खड़ा नहीं होता है, और बाकी सारे प्रेसिडेंट जो फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में है वो सब एक एक बार ही इलेक्ट हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि पिछले राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी थे उन्होंने रिकंटेस्ट नहीं किया, और नए कैंडिडेट जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने इस बार कंटेस्ट किया। अब जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो एक ओथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है। वो शपथ उनको या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं, या अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो उनके एब्सेंस में जो भी सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के वो दिलवाते हैं। ये जो शपथ है ये आर्टिकल 16 के अंदर लिखी हुई है कि क्या शपथ वो लेंगे, तो फेथफुली ऑफिस को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब निष्ठा से अपने ऑफिस का कार्य करेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे, डिफेंड, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को, और अपने जीवन को लोगों की सर्विस और भलाई के लिए तत्पर रखेंगे। तो ये 3 लेते हैं, एक ऑफिस से रिलेटेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ से रिलेटेड है, एंड थर्ड इज रिगार्डिंग पीपल। तो ये जो ओथ है ये आर्टिकल 60 के अंदर दी हुई है। जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर वगैरह की ओथ है वो शेड्यूल में नहीं दी हुई है। जो मिनिस्टर्स वगैरह की जो जितनी भी ओथ होती है वो 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है,
लेकिन प्रेसिडेंट की ओथ उसके अंदर नहीं है। तो कभी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि क्या प्रेसिडेंट की ओथ शेड्यूल 3 में है, ऐसा नहीं है, वो आर्टिकल 60 के अंदर ही है। अब जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, ये प्रोसेस, इम्पीचमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है या नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ग्राउंड बताया गया है जब उनको हटाया जा सकता है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे तब ऐसा हो सकता है। जो प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी है और मतलब थोड़ी कठिन भी है, इसलिए हमने इस फ्लो चार्ट में देखेंगे कि मतलब किस तरीके से एक प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस चलता है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कोई भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। जब वो इनिशिएट हो जाए तो जो चार्जेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के, वो 1/4 मेंबर्स को एटलीस्ट साइन करने हैं, उसके बिना ऐसे चार्जशीट नहीं दी जा सकती। वो चार्जेस का नोटिस प्रेसिडेंट को देना होता है, 14 डेज का नोटिस देना अनिवार्य है। जब वो नोटिस दे दे उसके बाद में रिजोल्यूशन पास करना होता है इस रिगार्ड में 2/3 मेंबर्स के द्वारा। 2/3 मेजोरिटी जब ये रिजोल्यूशन पास कर लेती है तो वो दूसरे हाउस को वो नोटिस भेजेगी, रिजोल्यूशन भेजेगी। जब दूसरा हाउस जो है फिर वो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करता है, वो जस्ट पास नहीं करता, इन्वेस्टिगेट भी करता है, उसके अंदर प्रेसिडेंट अपीयर हो सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए एक ये क्वाजी जुडिशियल अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मतलब कंप्लीटली न्यायिक नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, उसके बाद में प्रेसिडेंट अपीयर होते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। अब जो दूसरा हाउस भी जब उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से पास कर लेता है तो वो उस हाउस के अंदर पास हो जाता है। 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, जो कि जब हम पार्लियामेंट डिटेल में पढ़ेंगे तब हम मेजोरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज कर सकती है, स्पेशली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो इलेक्शन में तो वोट नहीं करते हैं लेकिन इम्पीचमेंट में वो वोट कर सकते हैं। वहीं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो इलेक्शन के अंदर तो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, लेकिन वो इम्पीचमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये थोड़ा ऑप्शंस में कंफ्यूज होने के लिए, अगर आपको ऐसा मिले कि क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा के इम्पीचमेंट में वोट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इलेक्शन में वोट कर सकते हैं तो ना। तो ये अलग से इसीलिए नोट्स में रखा है, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जब टेलीग्राम चैनल हम चालू करेंगे तो वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल होगी और आप वहाँ से ये डाउनलोड कर पाएंगे। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज इट अ जुडिशियल प्रोसेस? नहीं, ये क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। अभी हमने देखा क्योंकि इसके अंदर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कुछ न्यायिक प्रक्रिया है और कुछ लेजिस्लेटिव प्रक्रिया है। जो दूसरे हाउस के अंदर स्पेशली जो होती है वो न्यायिक प्रक्रिया हो जाती है, तो इसलिए इसको क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस कहा गया है। अब कभी अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाए तो उस सिनेरियो में क्या होता है? प्रेसिडेंट का ऑफिस कब वेकेंट हो सकता है? या तो जब वो एक्सपायर हो जाएगा टर्म, तो टर्म एक्सपायर होता है तो प्रेसिडेंट कंटिन्यू करते हैं जब तक कि नए इलेक्शन नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जब कि प्रेसिडेंट खुद कंटिन्यू नहीं कर सकते, जैसे कि उन्होंने रिजाइन किया है, उनकी डेथ हो गई है, उनको इम्पीच कर दिया गया है, या सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है ऑफिस होल्ड करने के लिए कि इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ, वो क्वालिफाइड नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉन सिटीजन ने इलेक्शन लड़ लिया और उसके बाद में पता चलता है वो सिटीजन नहीं है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई क्योंकि वो क्वालिफाइड ही नहीं थे प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो उन सिनेरियोज के अंदर क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी जगह लेते हैं प्रेसिडेंट की तरह, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने पिक्चर्स इसलिए लगाई है कि एक इंस्टेंस आपको बता देते हैं। 1969 के अंदर जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था, तब वीवी गिरी साहब जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, बट कुछ ही दिनों में उन्होंने रिजाइन कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था, गिरी साहब ने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। तो उस सिनेरियो में ना प्रेसिडेंट थे ना वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्लाह, वो उस समय इंडिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे थे जब तक कि चुनाव नहीं हुआ, और चुनाव होने के बाद जब वीवी गिरी जी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए तब तक कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे।
ये जो 4 सिनेरियो है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिमिट सेट कर रखी है कि 6 महीने तक ही ऐसा एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकता है। उन 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है वो इलेक्शन करवा के फुलफिल करवानी बहुत जरूरी है। अब हमने